स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाय तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 5 परमाणु का अंतर्भाग के अंतर्गत अणु क्या है, अणु किस प्रकार बने होते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, इसके पश्चात थॉमसन के अनुसार परमाणु की प्रतिकृति कैसी होती है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है और बोर का परमाणु मॉडल किस प्रकार रचा गया है, इन विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अणु क्या है। जैसा कि अब हम सभी को पता है, द्रव्य अर्थात क्या, द्रव्य यानी हमारे आसपास पाए जाने वाले सजीव और निर्जीव जो पदार्थ होते हैं उन सभी से मिलकर द्रव्य बना होता है। द्रव्य अणुओं से बना होता है और अणु परमाणुओं से बने होते हैं, अर्थात परमाणु द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होती है। पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो अणु होते हैं और कुछ पदार्थों के अणु में ही एक परमाणु भी होता है। अणु परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि रासायनिक संयोग में भाग लेने वाले तत्व का छोटे से छोटा जो कण होता है वही परमाणु होता है। अब देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सन 1803 में दिया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं तथा परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं, अर्थात उनका नाश नहीं हो सकता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं तथा भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं और उनका द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होता है। परमाणु को हम बूंदी के लड्डू के समान इमेजिन कर सकते हैं, यानी बूंदी के लड्डू से उसकी तुलना कर सकते हैं कि जिस प्रकार बूंदी के लड्डू की यदि अंतर्गत संरचना यदि हम देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे कण या अर्थात छोटी छोटी बूंदियाँ दिखाई देती है जो एक दूसरे से चिपकी हुई प्रतीत होती है और उन सब से मिलकर एक लड्डू का निर्माण होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी यही कहा गया है या यह कल्पना की गई है कि जो परमाणु होता है वह सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात जो परमाणु है वह कोई कठोर या ठोस गोले के समान संरचना नहीं होती है। इसके पश्चात जैसा कि रचना में दिखाया गया है कि डाल्टन ने जो परमाणु प्रतिकृति बताई है उसको बूंदी के लड्डू से तुलना की गई है। अब देखते हैं हम कि सन 1897 में जे थॉमसन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने परमाणु की रचना जो है वह प्लम पुडिंग से की थी, जिसके अनुसार परमाणु में सभी ओर धन आवेश फैला हुआ होता है और उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन स्थापित होते हैं। फैले हुए धन आवेश का संतुलन इलेक्ट्रॉन पर स्थित ऋण आवेश के बराबर होता है, इसलिए परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होते हैं। इन्होंने परमाणु के जो मॉडल है उसकी तुलना तरबूज से की थी। तरबूज की जब कटी हुई रचना हम देखते हैं तो उसमें पूरा जो लाल रंग होता है उसे धन आवेशित माना गया है और काले जो बीज दिखाई देते हैं उसे ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से जोड़ा गया है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, पूरा जो लाल भाग है वह धन आवेशित सर्वत्र फैला हुआ है और बीच में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन्स है जो कि काले बीज की जिनकी तुलना काले बीज से की गई है। अर्थात अंतर्भाग में यदि हम देखते हैं तो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं और धन आवेशित पूरी संरचना हमें दिखाई देती है और यह ऋण आवेश और धन आवेश दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु को विद्युतीय दृष्टि से उदासीन माना जाता है। इसके पश्चात रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 में नाभिकीय परमाणु प्रतिकृति को बताने के लिए एक विकिरण प्रयोग किया। इस विकिरण प्रयोग में रदरफोर्ड ने सोने की अत्यधिक पतली पन्नी का उपयोग किया और उसके ऊपर रेडियोधर्मी अल्फा कणों को अर्थात धन आवेशित कणों की बौछार की। सोने की पन्नी के चारों ओर लगाए गए पर्दे पर उसकी प्रतिमा प्राप्त होती है और परमाणु में धन आवेशित द्रव्यमान का वितरण सर्वत्र एक समान होगा तो धन आवेशित कणों का पन्नी से परावर्तन होगा, ऐसी अपेक्षा थी। किंतु जो अल्फा कण
उनकी बौछार की गई थी सोने की पन्नी के ऊपर, तो वो पन्नी के आर पार सीधे चले गए और कुछ कण जो है वो मूल मार्ग से विचलित होते हुए दिखाए गए, अर्थात कुछ जो कण थे वो न्यून कोण से विचलित हुए और कुछ अल्फा कण जो थे वह अधिक कोण से विचलित होते हुए दिखाई दिए गए। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि बड़ी संख्या में जो आर पार गए कण हैं उनमें उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं थी। इसका अर्थ यह था कि सोने की जो ठोस अवस्था वाली पन्नी थी उनके परमाणुओं के बीच बहुत सी जगह होनी चाहिए। जिन कणों का न्यून कोण या अधिक कोण से विचलन हुआ, यानी उनके मार्ग में रुकावट आई थी, इसका अर्थ है कि रुकावट उत्पन्न करने वाले परमाणु का धन आवेशित और ठोस भाग परमाणु के मध्य भाग में था। इस आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल तैयार किया, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जो मध्य भाग है वो ठोस होता है और इसी कारण वहाँ पर जो अल्फा कण है वो टकरा कर वापस दिखाई दे रहे हैं और उसके आसपास जो अल्फा कण है कुछ सीधे जा रहे हैं और कुछ किसी कोण से विचलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात परमाणु के केंद्र स्थान पर धन आवेशित नाभिक है और परमाणु का करीब करीब संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नामक ऋणावेशित कण परिभ्रमण करता है और सभी इलेक्ट्रॉन का एकत्रित ऋणावेश नाभिक पर स्थित धन आवेश के बराबर होने के कारण यह नाभिक पर स्थित धन आवेश के विजातीय आवेशों का संतुलन होकर परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होता है, ऐसा माना जाने लगा। परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन और परमाणु नाभिक के बीच रिक्त जगह होती है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने अपनी नाभिकीय परमाणु प्रतिकृति को पेश किया, किंतु वास्तव में इस नियम के अनुसार जो प्रतिकृति का परमाणु है उसे वह अस्थायी प्रतीत होता है, किंतु रेडियोधर्मी परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं में स्थायी भाव होता है। इसलिए रदरफोर्ड की परमाणु प्रतिकृति की त्रुटि को नील्स बोर ने सन 1913 में दूर किया और बोर का स्थायी परमाणु मॉडल बनाया गया, जिसके अनुसार परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से विशिष्ट दूरी पर होने वाले समकेंद्रीय वृत्ताकार कक्षाओं में होते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्थिर होती है, यानी विशिष्ट कक्षाओं में इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी स्थिर होती है। इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा से जब बाहरी कक्षा में आते हैं तो उस समय उस अंतर के बराबर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जबकि बाहरी कक्षा से जब भीतरी कक्षा में जाते हैं तो उस समय अंतर के बराबर की ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। हम देखते हैं कि बोर का जो स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति है वह किस प्रकार है। परमाणु के मध्य भाग में धन आवेशित नाभिक दिखाई दे रहा है और बाहर की तरफ उसके पश्चात सभी जो कक्षाएं दिखाई गई है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार चक्कर मारता रहता है। परमाणु की संरचना में नाभिक और नाभिक का बाहरी भाग इनसे मिलकर परमाणु को बनाया गया है और उसमें 3 प्रकार के उप परमाणुिक कणों का समावेश होता है। मध्य भाग जो धनावेशित दिखाई दे रहा है वह केंद्रक है। केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन जो होता है वह नाभिक में स्थित धनावेशित उप परमाणुिक कण होता है। न्यूट्रॉन यह विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होता है और उसे n संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। बाहरी भाग में नाभिक के बाहरी भाग में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ऋण आवेशित होते हैं। बोर्स ने जो परमाणु प्रतिकृति दी थी उसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है स्थायी कवचों में परिभ्रमण करते हैं और इन कवचों की विशिष्ट ऊर्जा होती है। परमाणु नाभिक के सबसे समीप वाले कवच को पहला कवच और उसके बाद वाले कवच को दूसरा कवच कहते हैं और कवचों के क्रमांक के लिए n इस संकेत का उपयोग किया जाता है। n बराबर यहाँ पर उन्होंने 1 2 3 4 या
KLMN इस प्रकार के संकेतों द्वारा उनको संबोधित किया था। थैंक यू।